Hello everyone, welcome to the channel, and in this video you are going to learn so much about chapter number 2 of civics, that is federalism for you for class 10. तो ये जो हम चैप्टर करने वाले हैं, this is going to be a one shot of the chapter federalism, and इसमें हम बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली में देखने वाले हैं. एंड इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, जो वो टॉपिक्स जो रिपीटेडली बोर्ड्स में पूछे जा रहे हैं. इस चैप्टर की वेटेज अगर पूछे जाए तो इतनी ज़्यादा है कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. ये चैप्टर बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इससे आने वाले क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं. एंड आप जो बोर्ड्स देने वाले हो उसमें भी ये बहुत सारा इसका कंटेंट आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम दिस चैप्टर इटसेल्फ. इफ वी टॉक अबाउट यूनिट टेस्ट में इसका वेटेज, क्लास टेस्ट में इसका वेटेज, आपके प्री बोर्ड्स में एंड ऑब्वियसली फाइनेंस बोर्ड्स में इक्वलेंट इंपॉर्टेंस है. कहीं से भी ये चैप्टर हमारा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हमें ये एक टाइम पर कम इंपॉर्टेंट लगे. पावर शेयरिंग एंड फेडरलिज्म इज विच इज अ काइंड ऑफ चैप्टर विच कम्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स. एक इसमें ना रूल होता है, लाइक इफ आई टेल यू दैट इज 80-20 का रूल. एंड इफ आई हर्ड अबाउट दैट 80-20 रूल, नो, तो दैट 80 एंड 20 रूल वर्क्स कैसे काम करता है ये, कि जो आपका 80% क्वेश्चन होगा, है ना, 80% जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, वो क्वेश्चन पेपर ना इन्हीं 20% चैप्टर से बन जाएगा. लाइक दिस इज अ वेरी हाई वेटेड चैप्टर, दैट इज व्हाट आई मेंट टू से. ना सिंस इट इज अ हाई वेटेड चैप्टर, दैट पर्टिकुलरली मीन्स कि हमें ये पूरा अच्छे से करना है, इसको हमें डिटेल में समझना है. एंड ताकि हम अच्छे से समझ जाए तभी तो हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे ना एग्जाम में. तो हमें समझ में आएगा कि एसएसटी में जो भी हमारे सब्जेक्ट है वो थ्योरेटिकल है. एंड बाय थ्योरेटिकल आई मीन दैट कि उनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिखनी होंगी, और आप तभी लिख पाओगे अगर वो चीज़ें आपने बहुत अच्छे से समझी होंगी. ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करते हैं जल्दी से. बट बिफोर दैट there are certainly few things that I would like to tell you, and those are बिकॉज हम लोग कर रहे हैं हमारा चैप्टर, तो हमें पावर शेयरिंग भी थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा. जब हम पावर शेयरिंग की बात करते हैं ना, तो पावर शेयरिंग में हमने क्या देखा था. पावर शेयरिंग में वी सॉ दैट देयर आर सर्टेन फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, राइट. वी डिड सर्टेन फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड वी रियलाइज कि देयर आर certain things which we have to keep in mind. So we did forms of power sharing. Remember, forms of पावर शेयरिंग. पावर शेयर करने का जो फॉर्म होता है वो हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में एब्सोल्युटली देखा था. और जब हमने वो देखा था तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ में आई थी. और जब हमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई तो हमने एक चीज़ देखी, और वो क्या थी, वो ये थी कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग में हमें दो चीज़ें देखनी है और बाकी हम भूल भी सकते हैं. फर्स्ट वी सॉ हॉरिजॉन्टल डिविजन ऑफ पावर. हॉरिजॉन्टल division of power. Then we saw vertical division of power. Vertical division of power. ये कुछ चीजें हमने हमारे प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से देखी थी. एंड बाय एनी चांस अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है चैप्टर से, तो हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, है ना. एक बार हम इसको क्या कर लेते हैं, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं. तो व्हेन आई टॉट यू अबाउट हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो हमने देखा था कि हॉरिजॉन्टल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग कैसी होती है. हॉरिजॉन्टल, जिसके नाम में ही हॉरिजॉन्टल हो. हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, राइट. आपको हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग अगर देखनी है तो यू विल फाइंड कि हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है. अरे हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, समझे आप लोगों ने कभी हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है. इट इज काइंड ऑफ लाइक दिस. हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी होती है ना. जब हम अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इसके 3 ऑर्गन्स हैं, विच वी डिड इन आवर प्रीवियस क्लास, है ना. यू रिमेंबर ऑल ऑफ दीज थिंग्स, जिसमें हमें एग्जीक्यूटिव दिखता है. एक क्या दिखता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव
एंड जुडिशरी। ओके, ये तीन हमारे क्या है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग के तीन ऑर्गन्स होते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। ठीक है, तो ये हमें क्या, हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स होते हैं, है ना। और ये ना तीनों एक ही जैसा काम करते हैं या क्या करते हैं, इन सब की अलग अलग पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, इन अलग अलग लोगों की अलग अलग पावर होती है। लाइक वॉट एवर लेजिस्लेचर इज डूइंग, एग्जीक्यूटिव इज नॉट डूइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग, एंड ऑल्सो जुडिशरी इज ऑल्सो नॉट डूइंग द सेम थिंग एज जो है हमारा यहाँ पर जो दो बाकी ऑर्गन्स है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, ये लोगों का कुछ काम होता है स्पेसिफिकली, दे हैव देयर ओन वर्क एंड एवरीथिंग, बट देयर इज वन थिंग, दे ऑल कीप एन आई ऑन ईच अदर। तो इसको ओपन एंड चेक बैलेंस। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये ओपनली काम करता है और चेक इन बैलेंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेक इन बैलेंस भी बोलते हैं, बिकॉज दे कीप ईच अदर ऑन चेक, कि कहीं लेजिस्लेचर कुछ बोल रहा है और एग्जीक्यूटिव वो कर नहीं रहा, एग्जीक्यूटिव ने जो बोला वो नहीं हो रहा है तो जुडिशरी उस पर चेक करेगा। सो दे कीप eye on each other, they always have eye on each other, that is something that you have to remember. Now इतना पढ़ने के बाद हमें एक चीज समझ में आई कि ये तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। हाँ ठीक है, ये तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, बट क्या इसको हम फेडरलिज्म कह सकते हैं क्या? देखो, जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग तो दिस इज कॉल्ड एज दिस, बट लेट्स टॉक अबाउट वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम बात करेंगे वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, and when we talk about vertical form of power sharing, it is basically the power is shared among different level of government. जब डिफरेंट लेवल्स पर गवर्नमेंट की पावर को शेयर किया जाता है, दैट इज द टाइम जब हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं। एंड एक्चुअली में दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड एज फेडरलिज्म ओनली। सो यू गॉट द पॉइंट, इसी को ही हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। फेडरलिज्म का मतलब होता है जब गवर्नमेंट के पास जो पावर है वो डिफरेंट लेवल्स में शेयर होती है, दैट इज फेडरलिज्म फॉर यू गाइज। सो अब आपको एक ब्रीफ आइडिया हो गया है कि आपका फेडरलिज्म क्या होता है। नाउ यू गाइज हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट कि हमारा फेडरलिज्म एक्चुअली है होता क्या है, राइट। तो जब भी हम फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग की बात करेंगे तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगराइजेशन। हॉरिजॉन्टल वी डिड, उसको ऑर्गन्स बोलते हैं, वो चेक एंड बैलेंस रखता है। तीन ऑर्गन्स होते हैं, लाइक वी हैव नंबर वन ऑर्गन दैट इज लेजिस्लेचर, देन वी हैव एग्जीक्यूटिव एज अ सेकंड ऑर्गन, एंड ऑन द थर्ड प्लेस वी हैव जुडिशरी। बट हेयर इन दिस केस यहाँ पर क्या होता है, आओ उसको देखते हैं। यहाँ पर होता है वर्टिकल, एंड दिस इज हाउ द वर्टिकल लाइन लुक्स लाइक, है ना। जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो कैसे दिखती है, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है वो कैसी दिखती है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे पहले कुछ लेवल है और वो लेवल क्रॉस करने पड़ेंगे। तो जो हमने रिमेंबर द केस दैट वी डिड इन हमारा बेल्जियम में, बेल्जियम हैड अ डिफरेंट लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट, है ना, थी ना। तो ऐसे सेम इंडिया में भी हमारे पास जो सबसे ऊपर की गवर्नमेंट होती है दैट इज नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, जो पूरे के पूरे इंडिया पर रूल करती है, और इसके इलेक्शन अलग से होते हैं, स्टेट के इलेक्शन अलग से होते हैं। जब पूरे इंडिया में इलेक्शन होते हैं तो वो नेशनल इलेक्शन बोलते हैं, और यहाँ से हमारे नेशन की गवर्नमेंट निकल के आती है जो दिल्ली में बैठती है, और उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो अगर आपको लग रहा है कि मोदी जी कहाँ आते हैं तो वही नेशनल गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा बड़े पार्ट है, बिकॉज ही इज लीडिंग द इंटायर कंट्री। बट अब इमेजिन करो आप किसी स्टेट में बैठ के भी तो मुझे देख रहे होंगे ना, यू माइट बी सिटिंग इन मध्य प्रदेश, यू माइट बी सिटिंग इन महाराष्ट्र, you might be sitting in Andhra Pradesh, you might be sitting in Delhi which is a union territory, but आपको ये देखना होगा कि वहां पर जो कोई भी होगा वो अलग इंस्टीट्यूशन होगा, एक अलग हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, है ना। तो उसी के लिए हमने बोला यहाँ पर होते हैं स्टेट गवर्नमेंट। जो सेकेंड लेवल होता है दैट इज स्टेट गवर्नमेंट। आई होप यू गॉट द होल पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास होती है सेकेंड लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट, और इसके हेड होते हैं
जो मतलब हेड ऑफ द स्टेट होता है दैट इज गवर्नर ऑब्वियसली, बट द पावर इज रूल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर. सो नाउ यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन बोथ, लाइक हु इज अ प्राइम मिनिस्टर एंड हु इज अ चीफ मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर इज एक्चुअली लीडिंग द नेशनल गवर्नमेंट, है ना. नेशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब है? लीडिंग, रूलिंग द कंट्री, है ना. एंड बाय रूलिंग वी डू नॉट मीन कि ये बहुत डेस्पोटिक होंगे, ऑटोक्रेटिक होंगे. रूलिंग का मतलब है कि हमारी चॉइस से रूल करें. वी एक्चुअली केम आउट ऑफ आवर होम्स एंड वी कास्टेड आवर वोटिंग, है ना. हमने अपनी वोटिंग करी तो वो रूल कर रहे हैं. अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें देन दैट स्टेट गवर्नमेंट दैट यू नो इज रूलिंग द स्टेट इटसेल्फ. आपका स्टेट में क्या इशूज हैं, है ना, वो तो आपके चीफ मिनिस्टर ही समझ सकते हैं ना. यू कैंट जस्ट कॉल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री कि अरे सर यू नो यहाँ पर तो धांधली हो रही है ना, राजस्थान बोर्ड में बड़ा दिक्कत चल रहा है. यू हैव टू कंप्लेन people from your state. Then if the matter is very huge, then it will reach to the national government. All right, but we also have a third type of government and that is called as local government. Now since you guys are in class 10, this concept goes even deeper in class 11. अगर आप गलती से ह्यूमैनिटीज लेते हो तो आपको पॉलिटिकल साइंस में क्लास 11 में और ज़्यादा डीपली पढ़ाया जाता है. बट अभी हमें देखना है कि ये हमारा फर्स्ट लेवल है, दिस इज द सेकंड लेवल एंड देन वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड विद द थर्ड लेवल एंड दैट इज हमारा क्या है, ये हमारा होता है लोकल गवर्नमेंट, जो हमारे लोकल लेवल पर होती है. रिमेंबर हमने क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है ज्योग्राफी का, उसमें किया था जब हमने देखा था लोकल एजेंडा. रिमेंबर कि जब हमारा पूरा अर्थ समिट हुआ था रियो डी जेनेरियो में, लोगों ने एक बहुत ही एक स्पेशल चीज़ निकाली थी, है ना, एजेंडा 21 में. दैट वाज लोकल एजेंडा. लाइक ईच एंड एवरीबडी शुड हैव अ लोकल एजेंडा. उनके एरिया के हिसाब से क्या प्रॉब्लम है और उसको केटर करना चाहिए. समझा आप लोगों को. सो द थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज लोकल गवर्नमेंट. नाउ यू गॉट द होल पॉइंट. नाउ यू एक्चुअली गॉट द होल पॉइंट. ये हमारा चैप्टर बस हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ाने वाला है, इन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाला है. अगर आपने ये नोट डाउन करना है तो यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट और यू मे जस्ट नोट इट डाउन, बट दिस इज हाउ द एक्चुअली ऑल ऑफ दी थिंग्स वर्क. ठीक है, ऐसे हमारा पूरा स्टेट, पूरा दुनिया, हमारी जो छोटू सा हमारा भारत है वो ऐसे ही काम करता है. देयर आर सर्टेन लेवल्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, बट ऑन इन दिस चैप्टर वी आर गोना फोकस अपॉन दिस एरिया, दिस पार्ट. नेशनल गवर्नमेंट क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या पावर्स होती है, एवरीथिंग वी आर गोना कवर इन दिस चैप्टर. ठीक है. शुरू में जब हम आजाद हुए थे तो वी हैड ओनली 2 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, बट लेटर ऑन वी रियलाइज कि काम नहीं चल रहा है, ये भी बनाना पड़ेगा. लोकल लेवल पर भी सारी अटेंडेंस अपनी देनी पड़ेगी. समझा आप लोगों को. कैन वी मूव अहेड विद आवर चैप्टर नाउ. सो बेसिकली फेडरलिज्म आप लोगों को समझ में आ गया. सो फेडरलिज्म इज बेसिकली द वर्टिकल डिवीजन एंड विच वी आर गोना डू इन द डिटेल्स. सो बेसिकली हम लोग ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, ये हमने देख लिया. बट हमारा सवाल है कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री. तो फेडरल कंट्री कोई कैसे बनेगा. अब मुझे आंसर करो, आंसर बोलो ना, आंसर बोलो बच्चे लोग. कोई भी इंडिया या कोई भी कंट्री एक फेडरल कंट्री कब बनेगा. एवरी टाइम वी आर गोना क्वेश्चन दिस. बोलो जल्दी से, आंसर बोलो मुझे जल्दी से. कब बनेगा हमारा कंट्री फेडरल भाई, है कब बनेगा. हमारा कंट्री फेडरल कब बनेगा. इसका आंसर क्या होना चाहिए, बोलो जल्दी से. व्हेन दी पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड among different level of गवर्नमेंट. डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में जब भी हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो कंट्री फेडरल कंट्री बन जाएगा. तो हमारा आंसर है, क्या हम भी ऐसा कर रहे हैं इंडिया में, बिकॉज हमारे प्यारे से इंडिया की बात हो रही है. सो नाउ वी हैव टू फिगर आउट दिस होल थिंग कि क्या हमारे इंडिया में भी ऐसा हो रहा है. लेट्स जस्ट सी टू दिस एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द आंसर. ठीक है, हमारा आंसर क्या होने वाला है. हमारा आंसर ठीक है. चलो अब हम देखते हैं कि क्या इंडिया एक सच में फेडरल कंट्री है. सो नाउ सी, लेट्स सी व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री एंड दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन. The constitution clearly provided a 3-4 distribution of legislative powers
between the union government and the state government. Now you must be wondering कि union government क्या होता है. देखो union government ही हमारे national government का दूसरा नाम है. हाँ जी, सही सुना आपने. नेशनल गवर्नमेंट को ही हम लोग बहुत बार यूनियन गवर्नमेंट कह देते हैं. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दैट. ऑल राइट एवरीवन. सो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. नेशनल गवर्नमेंट को ही वी कॉल यूनियन गवर्नमेंट. सो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर के वो क्लियरली डिफाइंड है. सो दैट एक ही इंसान के पास सारी पावर नहीं है और सारी पावर एक ही इंसान के रिलेटेड नहीं है. देयर आर सर्टेन पावर जो सब लोग शेयर कर रहे हैं. समझा आप लोगों को. चलो, तो बेसिकली हमने देखा 3 लिस्ट हमें दिखाई दे रही हैं. सो सबसे पहले जो ये लिस्ट है दैट इज यूनियन लिस्ट. Then you can see the second list which happens to be the state list, and then you have on the third part you have concurrent list. अब ये क्या चीजें हैं पहले हम ये समझते हैं, ठीक है. Then we'll come forward with the next topic. देखो, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास है 3 लिस्ट, है ना. हमारे पास क्या है, we have list of 3 लिस्ट है हमारे पास, and these 3 list have certainly some of subjects related to them. ठीक है. अब ये जो हमारी लिस्ट है ना, ये जो हमारी 3 लिस्ट है, इसमें हमें 3 चीजें दिखाई दे रही है. ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू कैन सी दैट, राइट. ऑल ऑफ यू कैन सी दैट कि हमारे पास 3 लिस्ट थी. सो लेट्स जस्ट रिवाइज इट. क्या क्या लिस्ट दिख रही है हमारे पास. जो सबसे पहले लिस्ट है जो हमने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देखी है, दैट इज हमारा कौन सी लिस्ट है बच्चों लोग, जल्दी से बोलो. दैट इज हमारा नेशनल लिस्ट, राइट. वी हैव नेशनल लिस्ट. ठीक है. नेशनल लिस्ट हम लोगों ने देखी और इसकी डेफिनेशन देख लो क्या होती है. यहां पर जितने भी कौन होते हैं, यहां पर जितने भी आप लोगों को, नाउ इट लुक्स गुड. अब यहां पर इस नेशनल लिस्ट में ना जो भी आपको चीजें दिखेंगी, जो भी आपको सब्जेक्ट्स दिखेंगे, सब्जेक्ट्स इन दिस लिस्ट comes under the jurisdiction of national government. Now you know कि नेशनल गवर्नमेंट कैसी होती है ना, जो पूरे देश की गवर्नमेंट है. अब जो भी सारा सब्जेक्ट है, वॉट एवर सब्जेक्ट इज देयर, जिस पर हमारा एक लिस्ट बना हुआ है, उसकी पावर सिर्फ नेशनल गवर्नमेंट को होने वाली है. उसकी पावर किसके पास होने वाली है, नेशनल गवर्नमेंट के पास होने वाली है. कि जो यूनियन गवर्नमेंट होगी वही इस पूरे के पूरे मैटर पर अपने डिसीजंस लेने वाली है. अपने जो भी डिसीजंस होगी वो यहाँ पर कौन है, नेशनल गवर्नमेंट लेगी. तो अल्टीमेटली जो हमारी स्टेट लिस्ट है उसके डिसीजन कौन लेगा, आप लोग समझ गए. स्टेट लिस्ट में जो जुरिस्डिक्शन होगी दैट बिकम्स वेरी ऑब्वियस. स्टेट लिस्ट में जितनी भी जुरिस्डिक्शन हमारे को देखने को मिलेगी, समझा आप लोगों को. सो जितनी भी स्टेट लिस्ट में हमें जुरिस्डिक्शन देखने को मिलेगी, जुरिस्डिक्शन मतलब होता है एक एरिया स्पेसिफिक अपना रूल रेगुलेशन. बेसिकली जितना भी हमें जुरिस्डिक्शन इन स्टेट देखने को मिलेगी उस पर कंट्रोल किसका होगा, कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. समझा आप लोगों को, कंट्रोल्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट. जो स्टेट की गवर्नमेंट होगी, ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट उड़ीसा की स्टेट में है वो पूरे के पूरे राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात में नहीं है. अब इतना तो हमें समझ में आ गया. बट ऑल्सो वी हैव अ थर्ड लिस्ट. ठीक है, थर्ड लिस्ट भी है हमारे पास. कुछ ऐसे सब्जेक्ट की जुरिस्डिक्शन, कितना पढ़ना पड़ता है ना, आई नो गाइस, ऐसे थोड़ी ना मार्क्स आएंगे. अगर हम अपने तीसरे लिस्ट की बात करें तो वो सब्जेक्ट दैट रिक्वायर both the level of government involvement. क्या समझा है इसे हमें इससे पता है क्या समझा है. इसे हमें बेसिकली ये समझा है कि जो हमारा कॉन्करेंट लिस्ट है
उसमें जो सब्जेक्ट आएंगे वो हमारा दोनों लेवल यानी कि स्टेट और नेशनल मिलके कुछ ना कुछ अपने डिसीजंस लेंगे। तो अब खुद सोचो कि जब हम करते हैं यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट हैं डिफेंस। अब डिफेंस एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। डिफेंस में आपको पता है रिसेंटली अटैक हुआ है पहलगाम में, द टूरिस्ट वर टारगेटेड, राइट, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। Now defense is such a complicated topic कि we can't just go to Assam and ask the government of Assam कि what should we be doing in this situation, shall we like fight back, shall we decide। तो बेसिकली कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो नेशनल गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया के टेरिटरी के लिए, इंडिया के रेस्पेक्ट के लिए, इंडिया की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए जो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, वो डिसीजन लेता है यूनियन। ठीक है, जो सबके लिए एप्लीकेबल है, लाइक फॉरेन अफेयर सबके लिए एप्लीकेबल है, बैंकिंग में कौन सा नोट चलेगा, रुपीज चलेगा, डॉलर चलेगा, कम्युनिकेशन, करेंसी एक्सेट्रा, वो डिसीजन जो पूरे इंडिया को हैम्पर कर रहा है, पूरे इंडिया से रिलेटेड है, वो डिसीजन होता है यूनियन के पास। ना सिंस वी हैव 28 स्टेट्स, राइट, वी हैव 28 स्टेट्स, तो एवरी स्टेट इज डूइंग सम अदर काइंड ऑफ अ थिंग। अभी दिल्ली में लोग अलग अलग प्रोफेशन करते हैं, दिल्ली तो चलो छोड़ो यूनियन टेरिटरी है, लेट्स जस्ट कंसीडर महाराष्ट्र। ना जो महाराष्ट्र के लोग हैं और मध्य प्रदेश के लोग हैं, दोनों पड़ोसी जो है राज्य हैं, लाइक इनके खुद के इतने ज्यादा वेरिएशन है। महाराष्ट्र में लॉट ऑफ पीपल एंगेज इन टर्शरी सेक्टर, बट डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट ज्यादा है। तो अपने हिसाब से सब लोग अपना डिसीजन बनाएंगे ना। आपके घर में किसी को भिंडी नहीं पसंद है ना, लाइक भिंडी तो सबकी फेवरेट होती है, हाँ, बट देयर आर एक्सेप्शंस, राइट। सो समबडी माइट नॉट लाइक अ सर्टेन वे ऑफ थिंग्स, तो वो अपने हिसाब से चीजें करते हैं। तो स्टेट में स्टेट पुलिस होती है, लाइक ऑब्वियसली दिल्ली पुलिस हर जगह तो नहीं देखने को मिलेगी ना आपको यूपी पुलिस भाई महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, कोई सुनेगा ही नहीं। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस मिलेगी, यूपी में यूपी पुलिस मिलेगी, राजस्थान में राजस्थान पुलिस मिलेगी, समझे बात को। तो पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन और सर्टेनली वो टॉपिक्स जिस पर स्टेट खुद डिसीजन लेगी कि ये कौन सा मेरी बात समझेगा या समझेगी। मैं जानता हूं ना कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, मेरा एसएसटी तो अच्छा हो जाएगा मैम की क्लास ले लेके, लेकिन मैथ्स में मुझे अच्छा करना पड़ेगा, साइंस में मुझे अच्छा करना पड़ेगा, समझा आप लोगों को। और फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट, वो टॉपिक्स जो स्टेट और नेशनल दोनों को हैम्पर कर रहे हैं या दोनों का लेना देना उससे है। अब एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन। नाउ इमेजिन एक बच्चा सीबीएसई में पढ़ रहा है, सीबीएसई में तो बहुत सारे स्टेट के बच्चे पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस बात है, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड है, पूरी इंडिया में चलता है डिस्पाइट ऑफ स्टेट। अब सीबीएसई में कोई चेंज आ जाए और वो स्टेट ना माने, सीबीएसई ने चेंज करा है, महाराष्ट्र तो नहीं मानेगा भाई, मध्य प्रदेश तो नहीं मानेगा ये बातें, तो नो नो नो, यू हैव टू, क्योंकि एजुकेशन जो है वो कॉन्करेंट में आया है, दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे, मानना पड़ेगा, यू जस्ट कांट हेल्प इट। कुछ लोगों की शादी हो जाती है ना, कुछ लोगों की होती है शादी, है ना, हाँ, आदमी जानवरों की भी होती होगी, लेकिन वो सेलिब्रेट नहीं करते होंगे शायद। अब दो लोगों की शादी हो जाती है, वो दोनों लोग दो अलग अलग डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हैं, एंड ड्यू टू सम रीजन उनका कुछ गड़बड़ हो जाता है, लाइक दे आर नॉट हैप्पी विद ईच अदर, नाउ दे वांट टू बी सेपरेटेड एंड ऑल। नाउ देयर विल बी अ केस, है ना, जो लड़े जाएगा, लाइक जुडिशरी में दिल गो, है ना, कि सर हमारा लड़ाई हो गया है, जसवीर हम अब नहीं हो रहा है ये वो एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, इस चीज में हमें डिटेल में नहीं जाना है। तो अब वो भाई कौन लेगा उनका डिसीजन, है ना। एक कपल है, दो लोग हैं, कपल दो ही लोग होते हैं, तीन तो नहीं होता है, ठीक है, तो दो लोग हैं और वो कपल है और उनको बच्चा अडॉप्ट करना है ना, क्योंकि जो ऑर्फनेज वगैरह होते हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ बच्चा लोग जिनके पेरेंट्स नहीं है, दे हैव डाइड और दे हैव जस्ट अबॉन्डेंड देयर चिल्ड्रंस, राइट। तो समबडी वांट्स टू अडॉप्ट देम, और वो दोनों अलग अलग स्टेट से हैं और वो बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं एक स्टेट से, और मान लो कि फ्यूचर में अगर उन्होंने बच्चे के साथ कुछ करा, गलत करा, एंड द पुलिस वांट्स टू नो अबाउट कि भाई क्या करना है इस केस में, तो ना स्टेट की चलेगी और ना नेशनल की चलेगी, दोनों की मिला के चलेगी, समझा आप लोगों को। तो वो कॉन्करेंट लिस्ट होता है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए और ये हमें करने हैं डेफिनेटली। ऑलराइट एवरीवन, तो इतना आप लोगों को समझा तो मुझे बताओ जल्दी से, है ना, इतना आप लोगों को समझा तो फटाफट से हमारे आगे बढ़ते हैं। और उसके अलावा आई टेल यू दैट देयर इज वन अनदर लिस्ट। सो 3 लिस्ट वी हैव ऑलरेडी डन, देयर इज अनदर लिस्ट विच इज कॉल्ड एज रेसिडुअरी लिस्ट, और वो होती है हमारी 4th लिस्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज, ये है हमारी चलो 4th लिस्ट, और एक होती है रेसिडुअरी। और रेसिडुअरी का मतलब ही ये है रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे भी थे कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, जब द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज कॉल्ड द रूल बुक,
तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. लाइक वी प्रिपेयर्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्ग बैक, विच इज ऑलमोस्ट 75 ईयर्स पहले अगर हम जाएं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था, विच वॉज क्लोज टू 1950. एंड 26 जनवरी 1950 में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन को एप्लीकेशन में डाल दिया था कि चलो आज से माने जाएगा ये. तब कुछ ऐसी चीजें थी जो नहीं होती थी. लाइक फॉर एग्जाम्पल क्या नहीं होता था तब? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं होती थी ना, तब थोड़ी होती थी. या कंप्यूटर से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर इश्यूज होते हैं तब थोड़ी ना लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप पे तुझे बताता हूँ मैं, है ना, अरे कमेंट सेक्शन में कुछ बढ़िया सा लिख देता हूँ, मैम ना हार्ट हो जाएंगे. सो दीज आर सर्टेन रूल्स जो उस समय नहीं होते थे. तो इसमें आप लोग क्या क्या डाल सकते हो? ऑब्वियसली इसमें आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें, लाइक कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीज़ें डाल सकते हो, है ना. सॉफ्टवेयर से होने वाली जो भी साइबर क्राइम वगैरह होते हैं, आजकल हो रहा है ना साइबर क्राइम, ये जो फ्रॉड वगैरह होता है आजकल, गवर्नमेंट आपको कॉलर ट्यून भी लगा के दे रही है. सो वो सारी चीज़ें, है ना. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी सेक्टर होता है पहले नहीं था. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें, टेक्नोलॉजी जो थी, ये सारी चीज़ें हमें कुछ ना कुछ बताती है हमारे बारे में, और ये हमें करनी है, ये हमें हमारा रेसिडरी लिस्ट में आता है बच्चों लोग. ओके, ये हमने चैप्टर को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ लिया. उसके बाद हमारा है एरिया जो है काफी जो छोटे होते हैं, एरिया विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बट विच कुड नॉट बी मर्ज्ड विद दी एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट. हमारी 28 स्टेट्स हैं. उन स्टेट्स में से हमें देखने को मिलता है कि कुछ कुछ छोटू से स्टेट थे तो हमने उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, और चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, असम यूनियन टेरिटरी, और इन्हीं यूनियन टेरिटरी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि वही जो यूनियन गवर्नमेंट हम पढ़ रहे थे उसी का ही रूल होता है. ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट की ही चलती है यूनियन टेरिटरीज पर, बस ऐसे ही याद रख सकते हो. और इनके पास ही स्पेशल पावर होती है इन एरियाज को चलाने के लिए. समझा आप लोगों को? उसके बाद हम लोग देखते हैं द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चर. दिस यू हैव टू रिमेंबर. ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स में है ना, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, तो दिस आपको करना है कि जो हम पावर को शेयर करते हैं दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? देयर इज अ रूल बुक विच वी ऑल हैव टू फॉलो. ये रूल बुक है और इसके हिसाब से पूरी दुनिया चल रही है, इंडिया पूरा इसके हिसाब से चल रहा है. और अगर आप इसके हिसाब से नहीं चलोगे तो आपके लिए इसी में ही सजा भी लिखी हुई है कि अरे भैया सजा भी मिल जाएगी. जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन और प्रोसीजर्स को एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंट करने के लिए. समझा आप लोगों को? बहुत बढ़िया से पूरा चैप्टर आप आराम से समझ लोगे. बहुत डीपली मैंने आपको सारी चीजें समझाई हैं और ये सारे आपको एग्जाम में लिखने को भी मिलने वाली है. अब क्वेश्चन आता है, अब आपको पता चल गया कि व्हाट मेक्स इंडिया जो है, क्या है हमारा क्वेश्चन, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री. सो बेसिकली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द डिफरेंट लिस्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन. ठीक है, तो ये हमें इंडिया को फेडरलिज्म बनाता है, फेडरल कंट्री बनाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फेडरलिज्म को हम प्रैक्टिस कैसे करते हैं, लाइक हाउ एक्चुअली वी आर प्रैक्टिसिंग फेडरलिज्म. बताओ जल्दी से. तो इसमें हमें 3 चीजें याद रखनी है कि 3 तरीके से फेडरलिज्म हो सकता है. फेडरलिज्म तभी होगा जब कोई एक दूसरे के बीच में कोई डिफरेंट नहीं होगा, डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा. सब लोग हंसी खुशी से रह रहे होंगे, कोई किसी को कुछ कह नहीं रहा होगा, सब लोग बहुत मौज मस्ती से अपनी जिंदगी में बहुत खुश होंगे, बढ़िया से रह रहे होंगे. अब 3 चीजें हैं जो हमारे इंडिया को बनाते हैं, क्या बनाते हैं? एक फेडरल कंट्री बनाते हैं कि सब लोग इक्वल पावर शेयर कर रहे हैं, सब बहुत बढ़िया से रह रहे हैं, और देयर इज नो डोमिनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट और एनीबॉडी. ठीक है, क्योंकि हमें नहीं चाहिए ना हिटलर जैसा कुछ भी. तो लिंग्विस्टिक स्टेट हमारे पास है, लैंग्वेज के आधार पर हमने अपने स्टेट्स बनाए हुए हैं. वो सबसे पहले शो करता है कि हमारा फेडरल कंट्री है बढ़िया से. लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या है, ये तीनों चीज मिलकर हमारे इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं. और अब देखते हैं कि ये फेडरल प्रैक्टिस कैसे होता है. देखो, अगर हम लैंग्वेज वाली जो स्टेट होती है उसके बारे में बात करें तो क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट वाज द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अ कंट्री. तो ये हमारे पास ना, हमारी डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा टेस्ट था हमारा कि हमने अपने सबसे पहले स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया ताकि हम सबको इक्वालिटी में रख सके, है ना. जैसे ब्रुसेल्स का हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं ना, जो बेल्जियम में पूरा हो रहा था. बेल्जियम ने कितना अच्छे से सारी लैंग्वेज को केटर किया. एंड सेम इंडिया में भी हुआ. इन 1947 द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट ऑफ इंडिया वर एक्चुअली चेंज इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट. और वो हुआ 2 चीजों से. फर्स्ट वॉज लैंग्वेज एंड सेकेंड वॉज कल्चर, एथनिसिटी, ज्योग्राफी. नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ दीज.
तो लैंग्वेज मतलब जो ये नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड है जो कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी को देख के बनाए गए, और बाकी है सब लैंग्वेज पर देख के बनाए गए, ठीक है। लैंग्वेज बेस्ड, हाँ, गुजरात गुजराती, महाराष्ट्र मराठी, समझा, आंध्र प्रदेश, ये सब सारे के सारे, तमिलनाडु, केरल, every other state was based upon the language dominance. But India do not have a national language. इतने सारे languages हैं हमारे पास, इतनी सारी चीजें हमारे पास, despite of that fact we do not have a national language. अब खुद सोचो that I come in my class and every day there are certainly 1000 students in the class and every day I am coming and I am like एक बच्चे का ही मैं नाम ले रही हूँ एंड एक ही बच्चे को आई एम लाइक गुड मॉर्निंग बेटा, है ना, हाउ आर यू बेटा, ऐसे ऐसे करके आई एम ट्रीटिंग. सो दोस 999 बच्चे जो हैं हमारे वो सैड हो जाएंगे, दे विल फील यू नो डिसरिगार्डेड, दे फील वेरी डिस्कम्फर्टेड विद दैट कि मैम तो हमारे बारे बात ही नहीं करती है ना, हमको तो एड्रेस ही नहीं करती है. सो व्हाट विल हैपन, दोज 999 स्टूडेंट विल ऑल्सो फील वेरी बिट्रेड. जो श्रीलंका में हुआ सेम इंडिया में भी हो जाता. तो हमने क्या बोला कि विल नॉट कीप एनी लैंग्वेज एज अ नेशनल लैंग्वेज बिकॉज हमको सबके सेंटिमेंट्स को इक्वालिटी में रखना है, ठीक है. इंडिया को क्या है, सबके सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करनी है, तो इसीलिए इंडिया के पास कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है. बट ऑल्सो रिमेंबर देयर इज ऑफिशियल लैंग्वेज. एंड व्हाट डू वी मीन बाय ऑफिशियल लैंग्वेज, वो भी आपको पता होना चाहिए. ऑफिशियल लैंग्वेज बेसिकली जो काम काज की बातें होंगी वो तो करनी पड़ेंगी ना, लाइक कुछ भी रूल्स रेगुलेशन पास करने हैं. तो देयर आर 2 लैंग्वेजेस विच वी कंसीडर ऑफिशियल, विच इज इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, ठीक है. इंग्लिश एंड हिंदी बोथ आर कंसीडर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेजेस. ओके, तो दीज आर सर्टेनली द ऑफिशियल लैंग्वेजेस विच वी हैव. लेकिन अपने पास कोई भी क्या नहीं होती है, अपने पास कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है. उसके बाद है हमारा स्टेट सेंटर रिलेशन. अब स्टेट सेंटर रिलेशन के में ही तो आता है ना फेडरलिज्म पूरा. फेडरलिज्म है ही क्या, फेडरलिज्म हमारा स्टेट और सेंटर के रिलेशन ही तो है. सोचो जो हमारा फेडरलिज्म है विच वी एक्चुअली डिड, यहां देखो ना जल्दी से, ये जो हमने पूरा पार्ट करा है, लाइक फेडरलिज्म इज ऑल अबाउट डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट ओनली, है ना. ये क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है. और जब ये डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट पावर को अच्छे से शेयर करेगा तब भी तो हमारे पास एक फेडरल कंपनी बन के निकल के आएगा ना, एक फेडरल स्टेट निकल के आएगा. समझा आप लोगों को? तो जल्दी से बताओ फटाफट से क्या समझा आप. क्विकली पॉज द वीडियो, रिकॉल व्हाट वी डिड. आप देखो खुद से. सेंटर स्टेट रिलेशन की हमें बात करनी है. हमें structuring the center state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. For a long time the same party ruled both at the center and in most of the state. Central government would misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rebel parties, undermine the spirit of federalism. हमने देखा कि जब से हमने हमारे सेंटर यानी कि हमारी नेशनल गवर्नमेंट एंड हमारी स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशन को स्ट्रॉन्ग किया है, तब से हमारा फेडरलिज्म और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया. तो इसमें कुछ गड़बड़ थी, है ना, बट हमने उस गड़बड़ को ठीक किया, आपने उस गड़बड़ को रीस्ट्रक्चर किया. तो restructuring the state center relation is one more way in which the federalism has strengthened the practice. So basically what happened, बहुत टाइम पहले क्या होता था, the same party both ruled at the center and in most of the state. कि जो पार्टी जो हमारे नेशनल गवर्नमेंट में होगी ना, लाइक यहाँ पर जो स्टेट में होगी वही, मतलब जो हमारी नेशनल में होगी वही हमारी स्टेट में भी पावर में आ जाएगी. जो भी नेशनल गवर्नमेंट में होगी वही स्टेट में भी आ जाएगी. और वो ही हम यहाँ पर देखते हैं कि सेम पार्टी पावर को शेयर करेगी. तो दूसरे लोगों को चांस ही नहीं मिलता था. बट वी एक्चुअली केम आउट ऑफ दिस और हमने बोला कि अब हम ऐसा नहीं होने देंगे. जो पार्टी नेशनल में हो रही है वो अलग होनी चाहिए, उसके लिए अलग इलेक्शन होने चाहिए. और जब हम नेशनल गवर्नमेंट के लिए, जब भी हम नेशनल गवर्नमेंट के लिए वोट देते हैं तो उनको कहते हैं लोकसभा इलेक्शन. ठीक है, क्या कहते हैं, लोकसभा इलेक्शन. रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली. और जब हम यहाँ पर स्टेट के लिए इलेक्शन देखते हैं, अब जल्दी से बोलो उनको क्या बोलेंगे, जब भी हम स्टेट इलेक्शन देखेंगे तो उसको बोलेंगे स्टेट इलेक्शंस.
और बोल सकते हैं विधानसभा इलेक्शन। तो जब आपके स्टेट में वोटिंग हो रहा, जरूरी नहीं कि कहीं और भी हो रहा हो। एवरी स्टेट हैव अ डिफरेंट फॉर्मूला टू हैव इलेक्शंस, बिकॉज हो सकता है कि यूपी में 2020 में इलेक्शन हुए हैं, 2024 में इलेक्शन हुए हैं, तो 5 साल बाद इलेक्शन होते हैं इंडिया में, है ना। इंडिया में एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर सर्टेन रेगुलेशन कि 5 साल बाद रेगुलर इलेक्शन होंगे। तो जरूरी नहीं है कि सारे स्टेट में एक साथ इलेक्शन हो, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। सेंट्रल गवर्नमेंट मिसयूज करता था कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत बार स्टेट की गवर्नमेंट गिरा देता था पहले कि हमें नहीं पसंद आ रहा, मजा नहीं आया, हटो हटो हटो। तो अब नेशनल गवर्नमेंट वहां पर पावर को जो है अटेन कर लेता था, जिसके वजह से रिबल पार्टी जो है अंडरमाइन होता था फेडरलिज्म का पावर, और जो ऑपोजिशन में पार्टी होती थी वो हट जाती थी और अपनी मनमानी लोग चलाते थे। तो ये प्रॉब्लम हमें समझ आई और हमने निकाला इसका समाधान, और फिर तो मजा ही मजा आ गया। ठीक है, फिर तो हमने क्या किया, सेंटर और स्टेट अपना अपना देखेंगे, सेंटर अपनी जो है चीजों को देखे और स्टेट अपनी चीजों को देखे, तो बड़ा सही रहेगा और हमें ज्यादा टेंशन भी नहीं लेनी पड़ेगी। ठीक है, बट ऑल दीज ऑल्सो चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990, और कुछ 1990 में ऐसा हुआ कि फिर हमारी गवर्नमेंट काफी तेजी से चेंज हो गई। ठीक है, काफी तेजी से हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है, बहुत ज्यादा हम लोगों ने यहाँ पर चेंज देखा है 1990 में। पॉलिटिक्स बिल्कुल चेंज हुआ। ऐसा क्या हुआ होगा, ये था एक ऐसा टाइम जहां पर शुरू हुआ कोलिएशन गवर्नमेंट एट दी सेंटर। सेंटर में कोलिएशन गवर्नमेंट बनने लगा। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय कोलिएशन? कोलिएशन इज बेसिकली गठबंधन। तो ऐसे बहुत सारे कोलिएशन है, जब हम पॉलिटिकल पार्टी वाला चैप्टर करेंगे ना, पॉलिटिकल पार्टी, तो हमें और ज्यादा चीजें डिटेल में समझ में आएंगी कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, सारी चीजें कैसे एक्चुअली में रन करी जाती हैं, सबको जब हम वो वाला हमारा चैप्टर पढ़ेंगे तो हमें और ज्यादा चीजें डिटेल में समझ आएंगी। और आप क्लास 9th में इलेक्शन कमीशन वाला पूरा चैप्टर है ना, जो चैप्टर है ना हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस, वो आई होप आपने थोड़ा ढंग से करा होगा। एंड उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे हम वोटिंग देते हैं, कैसे पूरा एक लिस्ट तैयार होती है, व्हाट इज द वोटिंग डे, हाउ द रिजल्ट कम, एंड एवरीबडी हैज टू एक्सेप्ट देयर फेट, है ना। फ्री फेयर इलेक्शन होने चाहिए रेगुलर, उसमें आपको सारी चीजें होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी की मनमानी नहीं चलने देता है, ये सारी चीजें हमें पता है ना। ये सारी चीजें बच्चे लोग हमें पता है। तो बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिएशन गवर्नमेंट एट द सेंटर, कि अब हम कुछ लोग मिलकर फाइट करेंगे, कुछ लोग जो है मिलकर फाइट करेंगे तो वो स्ट्रांग हो जाएंगे। लाइक इमेजिन कि आप इंडिविजुअली खेल रहे हो, बट आपने 2 बेस्ट प्लेयर मार्केट के उठा लिया कि अच्छा ये रोनाल्डो है और ये मेसी है और ये मैं हूं, हम तीनों मिलके एक टीम बना लेते हैं तो हमें मिलके कोई हरा ही नहीं पाएगा। जिंदगी में आप किसी को भी ले आना, फिर आपको किसी फुटबॉल गेम में कोई हरा ही नहीं सकता है। दैट इज द गारंटी, एंड दैट इज हाउ द पॉलिटिक्स ऑल्सो स्टार्टेड। पॉलिटिक्स भी ऐसे स्टार्ट हुई कि लोग जो हैं वो कोलिएशन करने लग गए। ये देख रहे हो, हाथ मिला लेते हैं, एग्जैक्टली। तो यहां पर अब सेंटर में गवर्नमेंट जो बनेगी वो कोलिएशन से बनेगी। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, लाइक इमेजिन दिस इज ए, ठीक है, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। नाउ दीज 3 विल बी वरीड कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी, और इमेजिन 10 ए को 10 वोट्स मिले, बी को 6 वोट मिले और सी को 7 वोट मिले। नाउ कुछ ऐसी चीजें हुई है कि यहाँ पर ना मेजॉरिटी नहीं बनी है, कि किसी की भी गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तो अगर मान लो कि ए ने बी के साथ कुछ ना कुछ कोलिएशन बना लिया, लाइक सी का तो एक बंदा ज्यादा है ना, और इन्होंने क्या बोला कि ए और बी हम एक टीम में हो जाते हैं, तो वी विल बिकम ए बी। अब ए बी अपने 6 बंदे क्यों भेजेगा इसकी टीम में, कि मुझे भी तो कुछ फायदा हो, कि देखो मुझे जो है जब हमें क्या मिलेगा, प्राइज मिलेगा ना जो 10 करोड़ का, उसमें से 3 करोड़ मुझे चाहिए रहेगा। तो व्हाट विल हैपन, दे विल come as a team and this is how the coalition government actually works, right? So ये अपनी टीम बना लेंगे बेसिकली और मिलके रूल कर लेंगे। तो when no single party actually got a majority in लोकसभा, तो लोकसभा कहां पर होती है बच्चों लोग, नेशनल लेवल पर, which I just taught you, ठीक है। The major national party had to enter into an alliance with many parties, including several regional parties, to form a government at the center. So what we just did is कि जब किसी एक को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, कि अरे आपको पता है कि 11 वोट्स पर आप गवर्नमेंट बना सकते हो, लेकिन 1 वोट की कमी रह गई, अब सी को मना है तो भाई वो ज्यादा कुछ मांग रहा है, वो तो चलो 5-6 करोड़ मांग रहा है, ये तो 3 करोड़ में ही राजी हो रहा है, तो बी को बुला लेते हैं कि बी को अपनी टीम में ले आता है। तो जब भी कोई सिंगल पार्टी लोकसभा में मेजोरिटी नहीं बना पाएगी तो उसको अपना अलायंस बनाना पड़ेगा, और वो बहुत सारे मल्टीपल पार्टीज के साथ भी हो सकता है, ताकि वो अपना गवर्नमेंट सेंटर में बना सके।
दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। और ये नया एक चीज यहाँ से शुरू हो जाता है जो कि हमारे एक नया कल्चर शुरू करता है पावर शेयरिंग का। बाकी अपनी जो ऑटोनॉमी है यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। जो नेशनल गवर्नमेंट की पूछती भी नहीं थी स्टेट गवर्नमेंट की बात, तो मुझे क्या ही भाव देना है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अब भाव बढ़ गए हैं मार्केट में, क्योंकि उसके वजह से कुछ तो हो सकता है। समझा आप लोगों को? जल्दी से बताओ मुझे, डिड यू गेट द होल पॉइंट? डिड यू गेट द होल पॉइंट एवरीबडी? चलो, तो जब हम अपना बात करते हैं फेडरलिज्म के बारे में तो ये सारी चीजें हमने देखी। ओके, देन वी हैव thus federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force। तो क्या समझ रहा है हमें इस पूरी स्टेटमेंट से? देखो, हमें कह रहा है द फेडरल पावर शेयरिंग अब बहुत इफेक्टिव है। हाँ, क्योंकि अभी तो हमने चेंज कर लिया ना, एंड दैट चेंज एक्चुअली केम आफ्टर 1990s। 1990s के बाद तो गेम ही पलट गया बिड़ू। गेम क्या हो गया? बिल्कुल चेंज हो गया, सब मजा आ गया। ठीक है, तो अर्ली ईयर जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था तो कुछ चीजें थी जो बहुत बढ़िया से रन नहीं हो रही थी, तो फिर हमने क्या किया, हमने फिर बहुत अच्छे से चीजों को किया, ज्यादा इफेक्टिव बनाया, और आज के टाइम में हम बढ़िया से सारी चीजों को कर रहे हैं। बताओ जल्दी से। तो अब आप मुझे ये बताओ कि क्या इससे फेडरलिज्म अच्छा हुआ? क्या इससे पावर शेयरिंग अच्छी हुई? क्या इससे लोग ज्यादा आंसरेबल हुए एक दूसरे को लेके? जल्दी से बता दो, चलो, है ना, जल्दी से मुझे बता दो फटाफट से। क्विकली यू हैव टू टेल मी। द फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन इट वाज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। लिख लेना इसको, ठीक है? तो ये आपने लिखना है, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये वाला। कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा। हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस एंड हाउ इट इज एक्चुअली स्ट्रेंथन द एंटायर नेशन। समझा? चल, उसके बाद जो हम ये वाला पोर्शन कर लेते हैं तो हमें सारी चीजें समझ में आती हैं और पावर शेयरिंग और अच्छी हो जाती है। फिर एक और चीज जो हमें पढ़नी है, दैट इज अनदर पोर्शन, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। नाउ ये फोटो जो आपको दिख रही है, दिस फोटो, क्या समझ रहे हो आप इससे? ये जो एरो है ये क्या प्रेजेंट कर रहा है? जल्दी से बोलो, ये जो एरो है ये क्या प्रेजेंट कर रहा है? देखो, जब हम इस एरो की बात करते हैं ना तो ये क्या दिखाता है कि ये जो सर्कल थे ना ये पहले इसके अंदर थे, बट दीज ये जो सर्कल्स हैं अभी बाहर आ गए हैं। तो अगर मैं आपको बोलूँ इसका ऑपोजिट मुझे बनाना होगा ना, तो आई विल मेक दिस फिगर। ये होता है सेंट्रलाइज्ड पावर। जब कुछ ही लोगों के हाथ में पावर होती है तो वो होता है सेंट्रलाइजेशन। जब भी किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में पावर होगी तो वो होगा सेंट्रलाइज्ड पावर, की सेंटर में एक ही बंदा बैठा हुआ है। बट दिस एक्चुअली ब्रोक आउट इन इंडिया। ये यहाँ पर इंडिया में कुछ ऐसा हुआ कि पावर अब डिसेंट्रलाइज हो गया। अब सेंटर में कोई नहीं बैठा होगा बल्कि सब अपना इंडिविजुअली बाहर बैठे होंगे। ये क्या है, आओ इसको समझते हैं। तो ये है हमारा नेक्स्ट पोर्शन। देखो ध्यान से सुनना। When power is taken away from central and state government and given to local government, it is called decentralization. Now if we go back to what we did to this portion, which is the local government वाला part. Now you can see कि ये जो हम local government वाला part करते हैं ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट में। पहले मैंने आपको बताया कि नेशनल गवर्नमेंट होती थी, स्टेट गवर्नमेंट होती थी, बट समथिंग हैपन इन इंडिया एंड देन इवेंचुअली वी हैड लोकल गवर्नमेंट एज वेल। और लोकल गवर्नमेंट आने के बाद सारी कहानी ही चेंज हो गई, सारी कहानी ही चेंज हो गई। और जब पावर ऊपर वाले दो लेयर से लेके विच वॉज द नेशनल गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, अब पावर स्टेट गवर्नमेंट ने किसको दी? लोकल लेवल पर। बोला कि लोकल लेवल पर भी हम लोगों के साथ पावर शेयर करेंगे, उनके जो भी इश्यूज है वो हमें डायरेक्टली एड्रेस करें, हमें डायरेक्टली बताएं, तो हम ज़्यादा अच्छे से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। ये डिसीजन लिया गया इंडियन पॉलिटिक्स में। At the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. So also remember this fact कि जब हम लोकल लेवल की बात करते हैं तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर लोग अपना डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करते हैं, दैट इज लोकल लेवल पर होती है पंचायत, गांव वगैरह में।
विच आर द अर्बन एरियाज, नहीं रूरल एरियाज। इस पंचायत सिस्टम में लोग अपने घर से निकल के बाहर एक पंचायत में बैठते हैं, वहां पर चीजों को डिस्कस करते हैं एंड देन उनको कुछ ना कुछ कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। तो जो लोकल लेवल है उसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट लोगों का हमें देखने को मिलता है, बट स्टेट लेवल में और नेशनल लेवल में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन इज अ बिग नो 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 नो, बट इनडायरेक्ट है। उसमें हम वोट देके किसी को चुन रहे हैं, है ना। आपने देखा है स्टेट गवर्नमेंट में वी हैव एमएलएज विच आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और नेशनल गवर्नमेंट में वी हैव एमपीज, ठीक है। एमपीज बोले तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये दो लोग हैं जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है कि हमें अभी टीचिंग करनी है ना, इतना क्या। बट जब हम लोकल लेवल की बात करते हैं, लोकल लेवल पर लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग में। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझनी होगी, तभी आप सारा चैप्टर समझ पाओगे। दिस हेल्प्स टू inculcate a habit of democratic participation. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self government. और लोगों ने इसमें इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हुआ लोगों का कि लोगों ने इसको सेल्फ गवर्नमेंट ही कहना शुरू कर दिया, बिकॉज डायरेक्ट पार्टिसिपेशन था ना लोगों का। हमारा ग्रुप ऑफ पीपल है 40, और ये 40 लोग मिलके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे हैं। हमारे गांव में 4 हैंडपंप होने चाहिए, हम बोले हाँ होने तो चाहिए, सही बात है। तो ये क्या किया हमने, सेल्फ अपनी खुद की सरकार चला रहे हैं हम लोग। बट ये चीज क्या हम गवर्नमेंट को बोल सकते हैं जो हमारी नेशनल और स्टेट पर है, नहीं बोल सकते ना। हम उन्हें चिट्ठियां लिख सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, बट डायरेक्टली पार्टिसिपेट कभी नहीं कर सकते। अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन नॉट गो टू पार्लियामेंट, अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन नॉट गो टू विधानसभा, राइट। वी हैव टू जस्ट लिसन टू देम कि हाँ हम बोल रहे हैं आपको जाके बोल देना, वो उनकी मर्जी है, वो बोले ना बोले। बट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आप बहुत ही ज्यादा पार्टिसिपेट करते हो, और उसकी वजह से हमारा डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में हैबिट होता है बढ़ने का, और ये एक बेस्ट जो है फेडरल स्ट्रक्चर को बढ़ावा भी देता। समझा आप लोगों को? जल्दी से बताओ मुझे, जल्दी से बताओ चलो, डिड यू गेट द होल पॉइंट? डिड यू गेट द होल पॉइंट? तो ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होता है। नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस वन थिंग कि आपको व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन। क्वेश्चन समझ में आएगा और आंसर आपकी स्क्रीन पर है, जस्ट रीड इट आउट। ओके, ये आपसे पूछा जा सकता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस माइट बी कमिंग इन योर एग्जाम वेरी वेरी सून। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड्स। क्या इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन होता है? एब्सोल्युटली करेक्ट, विच वी ऑलरेडी डिड। होता है ना इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन। कहां पर है डिसेंट्रलाइजेशन? ही है तो लोकल गवर्नमेंट है। ओके, फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है, सारी चीजें हो रही है। तो हमने ये किया कैसे? ये डिसेंट्रलाइजेशन हमने किया था 1992 में। ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसके ऊपर एक पूरा क्वेश्चन बनाया जा सकता है। एक मेजर स्टेप हमने लिया था डिसेंट्रलाइजेशन का, एंड दैट वाज इन द ईयर 1992। ठीक है, कब लिया था हमने ये डिसीजन? हमने ये डिसीजन लिया था बच्चों लोग 1992 में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं। थर्ड लेवल है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, मैंने आपको बोला था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती थी, बट हमने ये चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए और इनको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा। तो हमने अमेंड किया अपना कॉन्स्टिट्यूशन, और अमेंड का मतलब पता है क्या होता है? अमेंड का मतलब पता है? अमेंडमेंट का मतलब होता है जस्ट सिंपली चेंज। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया। आप इसको अपडेट भी बोल सकते हो, जस्ट लाइक यू गाइज अपडेट योर फोन ना। हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन में एक पेज डाला, नई चीजें डाली और उसको अपडेट कर लिया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस थे। ये जो हमने नया अमेंडमेंट करा, ये जो नया चेंज हमने करा डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए, इसमें हमने बहुत सारे चेंजेस भी देखे। तो जो नंबर 1 चेंज है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी कर दिया रेगुलर इलेक्शन करना है लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का। तो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती किस टाइप की, ये भी थोड़ा सा जान लो। देखो लोकल लेवल पर लोग कहाँ रहते हैं, या तो लोग कहाँ पर रह रहे होते हैं, बोलो जल्दी से। अरे लोकल लेवल पर लोग कहाँ रह रहे होते हैं? आप कहाँ रह रहे हो? सिटी में रह रहे हो, है ना। तो सिटी में होती है रूरल गवर्नमेंट। सिटी में क्या होती है बच्चों लोग? सिटी में होती है रूरल गवर्नमेंट, सॉरी अर्बन गवर्नमेंट। अर्बन गवर्नमेंट होती है सिटीज में, है ना, जिसका नाम ही अर्बन है। अर्बन जो होता है दैट हैज टू डू विद लेना देना विद सिटीज। ठीक है, वो किसका लेना देना होता है? सिटीज का।
सिटीज से लेना देना होता है अर्बन का, और रूरल एरियाज का होता है विलेजेस से लेना देना। तो यहीं पर तो रह रहे हैं, हम में से आप में से कोई भी चांद पे तो नहीं रह रहा होगा, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट। तो ये जो हमारा सिटीज और विलेजेस होता है ये हमें देखने को मिलता है। और ये जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं इनका इलेक्शन रेगुलरली होना चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड है, क्लियरली दिया हुआ है, और वो हमें मानना पड़ेगा। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट जो हमें दिया डिसेंट्रलाइजेशन में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, मेंशन द मेजर स्टेप्स। अभी क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिख देते हैं। What were the major steps taken towards डिसेंट्रलाइजेशन? तो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स लिए, ये एज इट इज चलो क्वेश्चन हमारा आ जाएगा। ओके, तो आंसर कहाँ होगा इसका? अरे इसके नीचे ही तो लिखा है इसका आंसर। कहाँ है हमारा आंसर? इसके नीचे ही लिखा है जस्ट, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, है ना? तो इसके नीचे ही हमारा आंसर लिखा हुआ है, वही हम लोग अभी कर भी रहे हैं। सीट्स जो है हमारी रिजर्व हुई, सीट्स वर एक्चुअली रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड दी ओबीसी। अब इसमें सीट रिजर्वेशन हमने की विच वॉज ऑब्वियसली ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो हर एक कम्युनिटी का, है ना, हर एक कम्युनिटी का अलग रिप्रेजेंटेशन हो, तो इसलिए हमने यहाँ पर सीट्स भी रिजर्व करी, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इसलिए हमने सीट्स भी रिजर्व करी। तो 1/3 सीट्स हमने विमेन के लिए भी रिजर्व करी, 1/3 सीट्स वर एक्चुअली रिजर्व फॉर विमेन, ये भी आपको याद रखना है। नंबर 3, 5 मार्क है ये, ऐसे छोटा मोटा क्वेश्चन। हमने एक स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाया जो कि पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस कंडक्ट करने वाले थे। अब नाउ यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग कि हमारा ये क्या फंडा है ना? हम आप सोच रहे होंगे कि हमारा पंचायत इलेक्शन क्या होता है, सब कुछ सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे, बताते हैं। देखो हमारे पास हैं दो चीजें, कौन कौन सी हैं दो चीजें? सबसे पहले वी हैव पंचायत, सबसे पहले वी हैव पंचायत। आई होप इट इज विजिबल टू यू। हाँ, पंचायत के अलावा वी हैव म्युनिसिपल इलेक्शन। अब आपको इतना तो पता चल गया, म्युनिसिपल इलेक्शन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन। तो ये जो हम दोनों चीजों के बारे में पढ़ते हैं ना, जब हम पंचायत की बात करते हैं तो हम विलेज इलेक्शन की बात करते हैं, जो इलेक्शन या गवर्नमेंट विलेज में होती है, ठीक है। म्युनिसिपल इलेक्शन कहाँ पर होते हैं? अर्बन एरियाज में, आपकी सिटीज में जो होता है, ठीक है। वो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। एंड दिस इज हाउ इलेक्शन कमीशन, इनका स्टेट इलेक्शन कमीशन, नॉट इलेक्शन कमीशन बट स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये दो इलेक्शन कराती है। फिक्स्ड है, हर 5-7 बार इलेक्शन होता है। लेकिन एक इलेक्शन कमीशन होता है जो हमने क्लास 9 में पढ़ा था, वो इलेक्शन कमीशन, दैट इलेक्शन कमीशन जो है दो जिम्मेदारी निभाता है। इलेक्शन कमीशन जो होता है वो दो जिम्मेदारी निभाता है। वो कौन कौन सी होती है? वो स्टेट के इलेक्शन कराएगा और वो यूनियन के इलेक्शन कराएगा। समझा आप लोगों को? सो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। तो अगर हम लोकल लेवल की बात करें तो कौन कराता है इलेक्शन? दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। कौन कराता है बच्चों लोग? स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पर इलेक्शन कराता है, और ये सब पंचायत एरियाज में और म्युनिसिपल इलेक्शंस यानी कि हमारे अर्बन एरियाज में इलेक्शन करवाता है। ओके, स्टेट गवर्नमेंट पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट। स्टेट को अपनी सारी पावर और पैसा लोकल लेवल पर शेयर करना पड़ता है, बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेट गवर्नमेंट को पैसा ना लोकल लेवल पर गांव में भिजवाना पड़ेगा, अर्बन एरियाज में भिजवाना पड़ेगा, आपके यहाँ पर सड़कें बनवानी पड़ेगी, तो गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगी। लोकल गवर्नमेंट पूछेगी कि आपने क्या किया हमारे लिए, व्हाट आर द प्रोविजंस दैट यू एक्चुअली प्रोवाइडेड अस। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी आपके सिर्फ और सिर्फ डिसेंट्रलाइजेशन वाले पार्ट में।
So point number 1, point number 2, 3, 4 and 5, this is a beautiful 5 mark क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड्स में अक्सर रिपीट होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और बच्चे लोग आप इसको जरूर नोट डाउन कर लेना। आंसर आपकी एनसीईआरटी से एज इट इज और कोई चेंज इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद थोड़ी सी बातें हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, बट इसको एक और बार कर लेते हैं धीरे से। तो मेजरली जो हमारी रूरल लोकल गवर्नमेंट होती है, पॉपुलरली जिसका नाम होता है पंचायती राज। तो जब हम लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? पंचायती राज। तो लोकल लेवल 2 टाइप के होता है, या तो आप गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो। गांव में रह रहे हो तो पंचायती राज, शहर में रह रहे हो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट हैज ग्राम पंचायत। कभी कभी एक गांव के पास ग्राम पंचायत होती है, कुछ गांव मिला की ग्राम पंचायत होती है, बिकॉज पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करता है। अ काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर, एक काउंसिल होते हैं जिसमें वार्ड मेंबर होते हैं, एंड ऑफन इसको पंच कहते हैं, और उसमें एक प्रेसिडेंट या सरपंच होता है। ठीक है, ये बातें आपको याद रखनी है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल बाय द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज। और मैंने आप जैसे आपको बताया था, क्योंकि पंचायती राज एग्जाम्पल है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब ये है कि सेल्फ जाके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लोग खुद जाके उनको वोट देते हैं, है ना, और वो कलेक्टिवली यहाँ पर आपको डायरेक्टली जाके उनको चुन लेते हैं कि हाँ हमें ये पसंद आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को इस वाले पोर्शन में देखने को मिलेंगी। उसके बाद थोड़ी सी बातें और जाननी है, जो इट इज अ डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। जो पंचायती राज होता है वो पूरे विलेज का, है ना, पूरा पंचायत जो होता है वो पूरे गांव का ख्याल रखता है। इसमें इलेक्शन भी होते हैं, वो सब आप जानते हो। इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर, ये एटलीस्ट 2 या 3 बार मिलना चाहिए, लेकिन गांव में तो काफी ज्यादा मिलती रहती है। टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। तो जो ग्राम पंचायत ने एनुअल बजट डिसाइड किया था या जो भी है परफॉर्मेंस उसकी कैसी रही, ये उसको बताते हैं, है ना। ये देखते हैं कि अच्छा आपने सही किया, आपने जो लोग चाहते थे वो किया, सड़कें बनवाई, हाँ ठीक है, हैंडपंप बनवाया, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आ रही है, हमारे किसानों के बारे में आपने सोचा। और द लोकल गवर्नमेंट एक्चुअली गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल एज वेल। A few gram panchayat are grouped together to form what is usually called पंचायत समिति, ब्लॉक और मंडल। तो कुछ जो पंचायत है हमारे पास वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंच जाते हैं, स्टेट लेवल तक पहुंच जाते हैं अपनी बातों को मनवाने के लिए, और उनको कहते हैं पंचायत समिति, ब्लॉक या फिर मंडल्स। ये लोग सीधा डायरेक्टली अब अपनी जो भी बातें हैं ना कि गांव के लोगों को में ऐसा हो रहा है, किसानों को ये प्रॉब्लम आ रही है, गांव में बच्चों को एजुकेशन में ये इश्यूज आ रहा है, वो सबको जाके यही लोग जो हैं आप स्टेट लेवल तक एड्रेस करते हैं। सो बेसिकली जब हम लेवल से बात करते हैं कि आप भी तो प्री नर्सरी फर्स्ट सेकेंड यूकेजी एलकेजी सब पढ़ के आते हो, नाउ यू गाइज आर इन क्लास 10, आपने कितने सारे लेवल ऑलरेडी क्रॉस किए हैं। तो हमारा जो बेसिक लेवल है वो लोकल से स्टार्ट होता है, लोकल से गोज अप टू स्टेट, एंड स्टेट से ऊपर नेशनल, नेशनल से ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेशनल सबसे ऊपर बैठा हुआ है। इतनी बातें आई होप आप सभी को बहुत बढ़िया तरीके से समझ आई होंगी। और ये जो लोकल लेवल वाला जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है। ये बहुत सारी जगहों पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। 99.9% पूरी दुनिया में 2 ही टाइप की गवर्नमेंट होती है, इधर इट इज अ स्टेट गवर्नमेंट और इट इज अ नेशनल गवर्नमेंट। बट इंडिया, डिस्पाइट ऑफ बीइंग सच अ ब्यूटीफुल कंट्री विद सो मच ऑफ डाइवर्सिटी, हैव अ सर्टेन डिफरेंट गवर्नमेंट, एंड दैट इज लोकल गवर्नमेंट। और ये जो नया सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का, है दुनिया की डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट था, और ये बहुत सक्सेसफुल हुआ है। हमने जो 1992 में एक्सपेरिमेंट किया था, दैट वाज डैम सक्सेसफुल एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ इट। एंड करंटली राइट नाउ वी हैव 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव at the panchayat and the municipalities all over the country. So now basically we have a bunch of people participating directly in Indian democracy, which actually leads to strengthening of the Indian democracy. ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ने के बाद, ये सारी चीजें करने के बाद we actually came up to the conclusion कि फेडरलिज्म कितना डीप रूटेड है हमारी सोसाइटी में, एंड वो हमारी सोसाइटी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया सारी बातें, और यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश भी हो जा रहा है। वी आर डन विद द चैप्टर। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ आई होंगी। यू मस्ट हैव डन द चैप्टर थॉरली। अगर इतना समझाने के बाद भी आपको कोई चीजें नहीं समझ में आई हैं चैप्टर में, तो यू आर ऑलवेज ओपन इन द कमेंट सेक्शन टू पुट योर व्यूज, आस्क क्वेश्चन, एनी डाउट दैट यू हैव।
अगर आपको कभी भी लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कुछ चीज़ें समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है, तो द कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू पीपल, फॉर यू स्टूडेंट्स, ऑल यू मास्टर टीचर आर देयर फॉर यू, है ना। आपको कोई भी डाउट है इन साइंस, यू हैव अक्षय सर एंड कृषि मैम फॉर बायोलॉजी, अक्षय सर फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, यू हैव मैथ्स में किशोर सर, इंग्लिश में यू हैव भूमिका मैम। ये सारे लोग मिल के आप लोगों को हेल्प करने के लिए तो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं ना। सो ऑल द मास्टर टीचर दैट यू हैव है ऑन दिस चैनल और अदर चैनल ऑफ वेदांतु जो CBSE से रिलेटेड है, वो सब लोग आपको ही तो पढ़ा रहे हैं, वो आप लोगों से ही तो चाहते हैं कुछ ना कुछ आउटकम, ठीक है। तो ये चैप्टर हमने एक बार अच्छे से कर लिया है, हमने ये चैप्टर अभी वन शॉट में किया है। अभी हमारा इसका क्विज बचा है, ऑब्वियसली क्विज हम लोगों को करना है, देन ऑब्वियसली हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, फिर हम इसके कुछ MCQs भी करेंगे, और एक एक्सपेक्टेड जो हमारा हमेशा से चलता भी है कि जो पढ़ाते हैं वही आता है, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज भी करेंगे, ठीक है। अभी ये सारी चीजें अवेटेड हैं, ये सब चीजें वन शॉट के बाद ही आती हैं, तो उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टे ट्यून ऑन द चैनल, ठीक है। तो एक बार आप क्विकली रिवाइज करना चाहो तो हम सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुके हैं, एक बार आप क्विकली रिवाइज भी कर सकते हो कि कैसे कैसे हमने पूरा चैप्टर स्टार्ट करा था, फेडरलिज्म में कैसे कैसे फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होती है, ये सारा हमने देखा। इंडिया को क्या फेडरल बनाता है, 3 लिस्ट होती है, तीनों लिस्ट की अलग अलग पावर होती है, चौथी लिस्ट बेरिस्टरी, गवर्नमेंट जो होती है वो यूनियन पे काम करती है, यूनियन टेरिटरीज होती हैं, पावर शेयरिंग हमारे स्ट्रक्चर में दिया हुआ है, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होती है, इन 3 चीज़ों से प्रैक्टिस होती है जो हमने डिटेल में करी। बहुत सारे चेंजेस 1990s एंड 1992 में हुए जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाट आर द मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन, ये सारी चीज़ें हमने कही हैं, सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा और हमारा चैप्टर बहुत अच्छे से हमने करा। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आपको एक एक चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ आए होंगे, आपने काफ़ी इंजॉय भी करा होगा। सो दिस वॉज प्रीटी मच अबाउट इट। नाउ आई सी यू इन अनदर वीडियो विद अनदर सच इन्फॉर्मेशन ऑफ वन शॉट चैप्टर्स का हम कर रहे हैं, और अब मिलेंगे अपने अगले वन शॉट में। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना आप लोग। बाकी मिलते हैं अपनी क्लास में। थैंक यू सो मच, सेंडिंग ऑल लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर, सी यू इन अनदर क्लास, बाय बाय।